हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। डी ट्रिपल एस बी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हिंदी के क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रखा है। 30 में से देखते हैं कितने मार्क्स आप स्कोर करते हो। 30 में से अगर आप 30 लाते हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखते रहें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। ठीक है। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी की इसी तरह का प्रयोग किया था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती, इसलिए उसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था और उसमें स्थितियां और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते थे, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते थे। क्वेश्चन पूछ रहा चित्रलिपि के विषय में सत्य कथन है। चित्रलिपि के पूर्व ऑडियोग्राफी का चलन था। देखिए, चित्रलिपि के पूर्व नहीं था, वो बाद में आया था। ठीक है। लिखा भी हुआ है कि लिपि का संबंध भाषा विशेष से होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। चित्रलिपि अमूर्त विचारों की प्रस्तुति में सक्षम है, ये भी आपका गलत है। राइट क्या है फिर? चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से नहीं होता था। तो चित्रलिपि का संबंध जो था वो भाषा विशेष से नहीं होता था, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है। ऑडियोग्राफी की प्रमुख विशेषता है। ऑडियोग्राफी की प्रमुख विशेषता है मानव व्यवहार की मूर्त अभिव्यक्ति, ये नहीं है। चित्रों के द्वारा असीमित संवाद, ये भी नहीं है। अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति, ये ठीक है। ठीक है, की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। ठीक है। ये राइट आंसर आपका थर्ड हो जाए। नेक्स्ट देखिए, लिपि के आविष्कार का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? पुस्तक प्रकाशन में, संचार के क्षेत्र में, व्यापार के विकास में, या मौखिक अभिव्यक्ति में? तो किस में पड़ा? संचार के क्षेत्र में। ठीक है, किस में पड़ा था? ये रहा, लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। तो संचार के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? संचार के क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, चित्रलिपि क्या है? किसी घटना को लिपिबद्ध करना नहीं, किसी स्थिति का चित्र बनाना नहीं, किसी घटना की श्रृंखलाबद्ध चित्रों द्वारा प्रस्तुति। देखिए, चित्रलिपि यहाँ पे क्या है? जब चित्र चलते रहते हैं, ठीक है, तो किसी घटना की श्रृंखलाबद्ध चित्र द्वारा प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको स्टोरी बताते रहते हैं, वही तो है चित्रलिपि। यहाँ पे किसी घटना या परिस्थिति की क्रमवार प्रस्तुति, ये नहीं हो सकता। ठीक है। राइट आंसर क्या है? किसी घटना की श्रृंखलाबद्ध, यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अनुपम इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा हुआ है। अनोखा, आईना, बिजली या अंबर। तो क्या होता है? अनोखा होता है। ठीक है। अद्भुत हो सकता है, अतुल हो सकता है, अतुलनीय हो सकता है, अतुलनीय, अनूठा हो सकता है, अनूठा, अनोखा हो सकता है, अनोखा। ठीक है। अपूर्व हो सकता है, अपूर्व, बेजोड़ भी हो सकता है, बेजोड़, और लाजवाब भी हो सकता है, लाजवाब। वहीं अगर आपसे दूसरे पूछ लिए जाए तो आईना का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईना के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो आईना के क्या हो सकते हैं?
मुकुर, मुकुर भी आईना का पर्यायवाची है। दर्पण तो हम सभी परिचित हैं, जानते ही हैं। शीशा भी हम जानते हैं। और आरसी भी होता है, आरसी, आरसी, ठीक है। आरसी और मुकुर शायद आपने ना सुना हो, शीशा दर्पण सभी जानते हैं। बिजली का अगर पूछ लिया जाए तो बिजली का, देखिए बिजली को धनप्रिया भी बोलते हैं, धनप्रिया। इंद्रवज्र भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंद्रवज्र भी बोल सकते हैं। और चंचला भी बोलते हैं, चंचला। और सोदामणि भी बोलते हैं, सोदामणि। चपला भी बोलते हैं, चपला। अंबर के तो आप सभी जानते ही होंगे, अंबर के क्या होते हैं, व्योम होते हैं, व्योम। अनंत। आसमान तो सभी परिचित हैं, आसमान भी बोलते हैं अंबर को। आकाश, आकाश, नभ या फिर गगन, ठीक है। ये सारे मैंने पर्यायवाची आपको बता दिए हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने पर्यायवाची के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। उनकी वीडियो प्लेलिस्ट से देख ले। जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, विलोम की वीडियो है, वहां देख सकते हैं। आधुनिक का विलोम पूछा है तो समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो सभी जानते हैं प्राचीन होता है, ठीक है। आधुनिक यानी वर्तमान युग की बात हो रही है, नए समय की बात हो रही है, वर्तमान की। और प्राचीन होता है आपका पुराना, पुराना, ठीक है। जो पहले से ही अस्तित्व में हो, पुराना हो या पुरातन चीजें हो, उनको आप क्या बोलते हो, प्राचीन बोलते हो, ठीक है। तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन। समीचीन, समीचीन वैसे होता क्या, अगर मैं समानार्थक वर्ड, समानार्थक शब्द बता दूं इसके, समानार्थक, ठीक है। तो यथार्थ बोल सकते हो, यथार्थ, यथार्थ। उचित, ठीक है, ठीक, ठीक। वाजिब, वाजिब। न्याय संगत, न्याय संगत। पहले मीनिंग भी पता होना चाहिए, तभी तो विलोम सोचोगे, ठीक है। तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण। या फिर समयोचित, या फिर समयोचित, ठीक है। वहीं अगर इसके बात की जाए विलोम की, समीचित के विलोम की, तो विलोम भी आपको पता होना चाहिए। असमीचीन, असमीचीन, बस आ लग जाएगा, ठीक है, असमीचीन। और आ लग जाएगा तो असमीचीन। और अगर आपसे असमीचीन का कोई अर्थ पूछ ले तो जो, देखो इनका ही उल्टा कर देना। देखो, जो प्रशंसगिक ना हो, जो प्रशंसगिक ना हो, या जो यहाँ पे उचित पूछ रहा तो यहाँ पे जो ना उचित, ठीक है, जो उचित ना हो, ठीक है, जो ठीक ना हो। यहाँ पे युक्त बताया हुआ है, यथार्थ बताया हो, तो जो यथार्थ ना हो, युक्त ना हो, अनुयुक्त हो, ठीक है, अयुक्त हो। तो इस तरह से आपको क्रैक करना है। अर्वाचीन की अगर बात की जाए, अर्वाचीन, अर्वाचीन आधुनिक का ही एक समानार्थक शब्द है, समानार्थक शब्द। अगर आधुनिक को बोलो तो आधुनिक का ही एक समानार्थक शब्द है अर्वाचीन, ठीक है। आधुनिक के जैसे कि इसको समसामयिक भी बोल सकते हो और अर्वाचीन भी बोलते हैं, ये इसके समानार्थक शब्द हैं, वही ले लिए हैं, ठीक है। तो समसामयिक और अर्वाचीन ये आधुनिक के समानार्थक शब्द है, समानार्थक एक जैसे शब्द हैं। तो विलोम पूछा तो ये नहीं हो सकते, ठीक है, अर्वाचीन और ये नहीं हो सकते। चलिए कमेंट में बताइए जरा, नूतन का अगर मैं आपसे विलोम पूछ लूं तो, नूतन का, ठीक है। जागरण का पूछ लूं तो कमेंट में बताएं मुझे। विधि का पूछ लूं तो ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर दे दूंगी आपको, ठीक है। नूतन, जागरण, सगुन, सगुन तो आसान है। शाश्वत का बताएं, शाश्वत का, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। सक्रिय का बता सकते हो, सक्रिय का, चलिए मैं ही बता देती हूँ, निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय। आसक्त का आपको पता है, आसक्त के विलोम अनासक्त। मैंने वीडियो भी बनाई है, प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। इस शब्द में दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। प्राध्यापक, प्रावधान, पुनरावेदन, दुर्व्यवहार। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया हुआ है उपसर्ग क्या होता है। देखिए, न्यू व्यूअर्स को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार कॉन्सेप्ट पूरे समझने हो तो उनको प्लेलिस्ट से पुरानी वीडियो देखनी चाहिए जो मैंने उपसर्ग और प्रत्यय पे बनाई है, ठीक है। उपसर्ग देखिए, ऊ जैसा लग रहा है तो आ जैसा लग रहा है, जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। पा में, पा से मतलब पीछे जो लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जब ये आगे लग के किसी मूल शब्द का अर्थ बदल दे और तो ये उपसर्ग, उपसर्ग है। और पीछे लग के किसी मूल शब्द का ये अर्थ बदल दे तो ये प्रत्यय है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा कि दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया है तो वह कौन सा है, तो वह राइट आंसर है आपका द्विवचन,
क्या है? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार शब्द में तीन उपसर्ग हैं। अगर दो या दो से अधिक पूछ रहा है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपके तीन उपसर्ग हैं, इसमें तीन उपसर्ग। तोड़िए जरा शब्द, अगर आपको तोड़ना आता है। दुर जमा में, वी जमा में, अव जमा में, हार। तो हार आपका एक मूल शब्द है। हार आपका एक मूल शब्द है, और जब मूल शब्द के आगे आपने यहाँ पे कितने प्रत्यय उपसर्ग लगाए हैं? दुर लगाया है, वी लगाया, अब लगाया, एक नंबर, दो नंबर, तीन, तो तीन उपसर्ग लगाए हैं दो व्यवहार में। ठीक है, इसीलिए दो व्यवहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो व्यवहार का मतलब पता ही होगा। अगर आपके पास शक्ति है, या आप उसका गलत उपयोग कर रहे हो, ठीक है, या बुरे काम कर रहे हो, गलत प्रयोग या हानिकारक प्रयोग को ही बोलते हैं दो व्यवहार। कितनी है? उपसर्ग तो पांच है। याद कैसे रखोगे? देखिए, उ एक, पा दो, सा तीन, गा चार, और ये रा पांच। तो उपसर्ग की कितनी संख्या है भाई? पांच है। ठीक है, किस किस के आधार पर ली गई है? किस किस के आधार पर ली गई है ये पूछ ले तो पहली किसके आधार पर? संस्कृत से आए थे हमारे उपसर्ग, पहले संस्कृत से आए। कुछ हमने हिंदी से भी लिए हैं, ठीक है, हिंदी से लिए। कुछ हमने उर्दू से लिए हैं, उर्दू से। कुछ हमने अंग्रेजी से लिए हैं। उर्दू में आपको पता ही है फारसी भी आ जाता है, फारसी और अरबी। ठीक है, फारसी और अरबी। कुछ हमने अंग्रेजी से लिए, और कुछ भाई जो बचे कुचे थे नंबर पांच, वो हमने कहाँ से लिए? उपसर्गवत अवयव से। अवयव से, संज्ञा से, विशेषण या सर्वनाम से, सर्वनाम से, या फिर विशेषण से। ठीक है, ये सारे मिला के आपके। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी प्राध्यापक या फिर एक ही उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, प्रा लगा है अध्यापक के आगे तो एक ही उपसर्ग है, ये नहीं हो सकता। धान के आगे प्राव एक ही लगा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, पुनरावेदन, पुनरावेदन, ठीक है, ये भी एक ही लगा हुआ, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय मैंने बताया, पास से पीछे लगने वाले शब्द जो किसी मूल शब्द का अर्थ ही बदल दें, उसको आप क्या कहते हो? प्रत्यय कहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या? प्रपात, विचार, शौकीन या सत्संग। ठीक है, तो सही शब्द पूछा है प्रत्यय, जो इसमें से आपको बताना। तो राइट क्या है? शौकीन। ठीक है, शौकीन कैसे बना है? शौक तो है, शौक अपने आप में एक मूल शब्द है, सभी के शौक होते हैं। ठीक है, पीछे मैंने क्या लगा दिया? उसके ईन लगा दिया। तो ईन मैंने क्या लगा दिया? प्रत्यय लगा दिया। तो ये क्या बन गया? शौकीन। तो क्या बना? शौकीन बन गया। प्रपात को अगर तोड़ोगे तो प्र जमा में पात है, तो हमने आगे लगाया है, यानी ये उपसर्ग है। उपसर्ग है, क्वेश्चन आपसे प्रत्यय पूछ रहा, तो ये नहीं हो सकता। विचार को तोड़िए, वी जमा में चार, चार कोई संख्या है, तो ये मूल शब्द चार है आपका, और चार शब्द में आपने वी लगाया है, वी आगे लगाया है भाई। बच्चे, जगह अगर आपने आगे कुछ लगाया तो वो उपसर्ग है, तो ये प्रत्यय कैसे हुआ? संसर्ग। सर्ग जमा में, ठीक है, सॉरी, सम जमा में सर्ग। ठीक है, तो संसर्ग बनता है। और सम अगर आपने लगाया है आगे, तो ये बना उपसर्ग। क्वेश्चन आपसे प्रत्यय पूछ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको उपसर्ग क्या है, कहाँ से है, क्या किस तरह काम करते हैं, तो वही मैं बोलूंगी बार बार आपसे। जो नए स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट में जाए, पुरानी हिंदी वाली वीडियो देख ले, उपसर्ग प्रत्यय डिटेल में बनाया है, वहां से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आप बता सकते हैं अभिज्ञ है, चैतन्य है, विशिष्ट है, या विशेषज्ञ है। भाई जो किसी विषय का, विषय से ही देख लो, विशेषज्ञ हो गया। ठीक है, विशेष विषय का ज्ञाता हो, यानी जो भाई अपने आप में एक्सपर्ट है एक तरह से, तो उसे स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ बोल सकते हो आप। विशेषज्ञ है जो किसी विषय का दाता हो, ज्ञाता हो। ठीक है, अभिक क्या होता है? अभिक होता है फिर जानकार, जिसमें ज्ञान की भावना हो। ठीक है, जानकार जो जानता हो किसी चीज को। चैतन्य में आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें ज्ञान की भावना हो, ज्ञान की, जिसमें ज्ञान की, भाव की, ठीक है, व्यक्ति की, इन सब चीजों की अनुभूति कर सके, तो वो चैतन्य कहलाएगा। और फिर विशिष्ट का कोई पूछ ले तो जो विशेषता से युक्त हो, विशेषता युक्त हो।
उसको विशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, मैंने सारा बता दिया आपको। अच्छा, जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाई प्रत्यक्ष। और होमवर्क दूं, इस लोक से संबंधित जो है उसे क्या बोलेंगे? ऐहिक बोलते हैं, मैंने ही बता दिया आपको। ठीक है, एक जाति का हो, आपसे होमवर्क है, एक जाति का कोई हो तो उसे क्या बोलेंगे? एक जाति का हो। ठीक है, और होमवर्क है आपके लिए, किसी एक पक्ष का हो, किसी एक पक्ष से संबंधित हो, पक्ष से संबंधित हो तो उसे क्या बोलेंगे? कमेंट में बताइए, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो ये आपका वाक्यांश से लिया हुआ था क्वेश्चन कि वाक्यांश शब्द क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। और देखिए, धरती पर पैर ना रखना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? धरती पर पैर ना रखना, तो धरती पर पैर ना रखने का क्या होगा? सवारी पर आना। भाई तुम धरती पर नहीं रख रहे, सवारी पे आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आसमान में उड़ना नहीं। अति अभिमान करना, यही सही है, अति अभिमान करना। अति आनंद करना नहीं। ठीक है, धरती पे पैर ना रखने का मुहावरा पूछा है। प्लेलिस्ट में जाके मुहावरे भी देख सकते हैं, एक वीडियो बनाई हुई है। बाकी समझते हैं इसका कि धरती पर पैर ना रखने का मतलब क्या है। भाई आप अति अभिमान कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अति अभिमान। जब से सरकारी नौकरी लगी है, ठीक है, सरकारी नौकरी लगी है, उसने धरती में पैर नहीं टेका। उसके तो पैर धरती पर नहीं टिकते, उसके पैर धरती पर नहीं टिकते। अभी तो आप वीडियो देख रहे हो, जिस दिन एग्जाम क्लियर होगा, सरकारी नौकरी लगेगी, तो आपका भी यही हाल है, धरती पर नहीं है, उसके पैर धरती पर नहीं है। तो ये आप बना सकते हो। ठीक है, वाक्य लिए कमेंट में बता सकते हैं। अंग अंग मुस्कुराना, बहुत आसान है, अंग अंग मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराना। और आंख लगना, ये तो बहुत आसान है। इनके अर्थ और वाक्य बना के मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में बताएं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। लोकोक्तियां पूछी हैं आपसे, मुहावरे लोकोक्तियों पे वीडियो है, प्लेलिस्ट से देख लें। बाकी इसे क्रैक करते हैं। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये कौन सा है? जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी। आवश्यक या अभिष्ट वस्तु अचानक या अनायास मिल जाती है, बस ऐसा होता है? नहीं, बिना रोए, रो के मिल रहा है ना आपको कुछ, तो अनायास कैसे मिली? समय खराब मुश्किल से कटता है, यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं। बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता, भाई यही राइट आंसर है। बच्चा रोया तब जाके माँ ने दूध पिलाया, तो बिना यत्न किए तो कुछ भी नहीं मिलता। यही आपकी राइट लोकोक्ति है कि बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और जोरदार प्रयास कीजिए। ठीक है, तो कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शब्द जलद और जलद के अर्थ बताइए। जलज का मतलब कौन है? जलज का मतलब है जल से उत्पन्न, जल से उत्पन्न। ठीक है, और जलद का क्या है? जलद का मतलब होता है जल देने वाला, देने वाला। तो जो पहला है जलज, वो होना चाहिए जल से उत्पन्न। तो कमल जल से उत्पन्न है, शंख भी और मोती भी, ये सारे हैं, तो सारे ठीक है। ये तीनों ही तीनों आप देखते हो ये जल से उत्पन्न हुए हैं। और अगर जलद की अर्थ पूछे तो जल देने वाले, जल देने वाला तो खुद ही बोला हुआ है, जल बादल भी देता है तो बादल भी हुआ। और कपूर भी, ठीक है, कपूर को भी बोलेंगे। तो ये सारे ही आपके सही हैं, तो समोच्चारित भिन्नार्थक सभी हुए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थिक शब्द है? उद्योग का। अब देखो, अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जिसके अनेक शब्द बने। ठीक है, उद्योग को और आप क्या क्या बोल सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। साधारण सरल रोजगार कारखाना, देखिए कारखाना बोलते हैं, रोजगार तो उसमें दिया जाता है लोगों को, ठीक है, उसका काम है। ठीक है, तो यहाँ आपसे उद्योग का ही पूछा है। उद्योग के अन्य अनेक आर्थिक शब्द परिश्रम भी हो सकता था और धंधा भी हो सकता था। परिश्रम और धंधा। अनेक आर्थिक शब्द क्या होते हैं? जो अनेक अर्थ दें। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाले, देने वाले। साधारण का और क्या हो सकता था?
औसत दर्जे का, औसत दर्जे का, ठीक है। औसत दर्जे को भी साधारण बोल सकते हैं, मामूली को भी आप साधारण बोलते हो, मामूली, मामूली को भी आप क्या बोलते हो, साधारण बोलते हो। और सामान्य या फिर महत्वहीन कोई चीज है तो उसे भी आप बोल दोगे कि साधारण है, महत्वहीन है, ठीक है। फिर सरल का मतलब क्या हो सकता है, सरल को भोला भी बोलते हैं, वो कितना भोला भाला है, सीधा है, सीधा है, निश्चल है, निश्चल है, निश्चल है, ठीक है, निश्चल है। और कुटिल है, उसमें कुटिलता नहीं है, ज्यादा बुरा नहीं है वो, ठीक है। रोजगार को तो आप कारोबार बोलोगे, कारोबार बोलोगे, रोजगार को कारोबार, पेशा बोल सकते हो काम धंधे को, ठीक है। जीविका बोल सकते हो, जीवन को चलाने के लिए भाई काम कर रहे हो, या फिर काम भी बोल सकते हो, ठीक है, काम भी बोल सकते हो, या फिर काम भी बोल सकते हो। जरा कुछ होमवर्क में दे रही हूँ आपको, चंद्र का कमेंट में बताएं, चंद्र का, जलज का बताएं, जलज का तो मैंने अभी बताए थे आपको इतने सारे, दल का भी बता दें, ये 3 आपके होमवर्क हैं, ठीक है। प्रथा, प्रथा, युगम शब्द का सही अर्थ बताइए। देखिए, प्रथा और प्रथा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथा को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रथा को कहते हैं, शब्द सही इसका क्या होना चाहिए, कुंती, कुंती, ठीक है। और ये वाली प्रथा, जहां पर रा इस तरह से प्रथा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होती है रीति। तो अब तो आपने निकाल लिया होगा आंसर, ठीक है। रिवाज रीति, रीति रिवाज, रीति कुंती नहीं, कुंती रीति, हाँ कुंती वही पांडवों की माता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। पहली वाली प्रथा जो इस वाला ये वाला रे है ना, तो उसका मतलब है कुंती, ये देखिए, ये वाला रे जो है, तो उसका मतलब है कुंती, तो पहले नंबर पे कुंती आनी चाहिए। यहाँ दोबारा लिखिए, इनमें दो इनमें कंफ्यूज होते। प्रथा मतलब रीति, ठीक है। कुछ लोग रीति रिवाज कर देते हैं, लेकिन बेटा प्रथा का मतलब तो रीति है ना, रिवाज नहीं। यहाँ प्रथा पूछा हुआ था, रिवाज और रीति भी नहीं हो सकता। तो काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, किसी चीज की भी आप प्रिपरेशन करो, पढ़ के जाएं। इस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है। प्रियतम मेरा मित्र है, प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम चले तो मैं भी चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। देखिए, ये मैंने ना अच्छे से प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखो तो पूरा डिटेल में बताया है। यहाँ तो कुछ क्वेश्चन ही रखे हैं, एक फुल ग्रामर में भी मैंने आपको सारे रूल समझाए, वो वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट हिंदी से निकाल के, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। यहाँ विकल्प में पूछ रहा है संकेतार्थक वाक्य, जो संकेत दे रहा है, तो संकेत कैसे देते हैं, यदि तुम ये करो तो मैं वो करूं, ठीक है। एक के साथ दूसरी शर्त जहां रख दी जाए, एक वाक्य के साथ दूसरी शर्त रख दी जाए, तो यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँ, तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं चलूंगा, ठीक है। एक शर्त पे दूसरा वाक्य डिपेंड कर रहा है, आश्रित है, ठीक है, कि तुम ये काम करोगे तो मैं भी वह काम कर दूंगा। तो इस तरह से शर्त हो, आश्रित हो, इस तरह से आप पहचान सकते हो। और कैसे होंगे, यदि तो, ठीक है, और पढ़ोगे तो सफल होगे, ठीक है, इस तरह के तो वाले, इस तरह से, अगर उसने पढ़ाई की होती तो नौकरी लग गई होती, इस तरह। प्रियतम मेरा मित्र है, ये तो नहीं है, ठीक है, ये कौन सा है फिर, ये विधानार्थक है, ये कौन सा है, विधानार्थक। ऐसे वाक्य जिनमें किसी के काम के होने की बात हो तो वो विधानार्थक वाक्य है, ठीक है। वाक्य की वीडियो आप देख सकते हो। अब हो सकता है कि कल मौसम ठीक हो जाए, हो सकता है कि कल मौसम, तो हो सकता है ना, आपको संदेह है तो ये संदेहवाचक है, आपको संदेह हो रहा है कि ठीक हो जाएगा, पक्का तो आपको भी नहीं पता है ठीक हो जाए, ठीक है। राकेश अपना कमरा साफ करो, ये क्या है, एक आज्ञा दे रहे हो भाई, उसे ऑर्डर दिया आपने, जाके अपना काम कर ले, अपना रूम साफ कर ले, ठीक है, इस तरह के वाक्य वाली आप वीडियो निकाल लें। बाकी डिटेल में अगर पढ़ना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो वहां मैं दोबारा दोबारा क्या ही पढ़ाऊं आपको। वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कई रेलवे के अनेक कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, क्या ये सही है, अनेक रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये बिल्कुल ठीक है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये गलत है। अब देखिए, रेलवे के
कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये बिल्कुल ठीक है। इस वाक्य में जो कर्म शुद्धि है वो बिल्कुल ठीक है, कर्म भी ठीक है और सटीक है। ठीक है, सारी चीजों से अगर आपको देखो व्याकरण से रूल सारे फॉलो किया हुआ है, वही शुद्ध वाक्य आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा कई रेलवे के अनेक कर्मचारी की गिरफ्तारी, अनेक यहाँ पे गलत है। ठीक है, और कई रेलवे नहीं होता, रेलवे ही होगा, कई रेलवे थोड़ी है, रेलवे क्या, कई कर्मचारी यहाँ लग जाता। यहाँ अनेक रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, रेलवे आ गया ना, रेलवे तो यहाँ अनेक नहीं लगेगा। ठीक है, तो कई रेलवे के, फिर से यहाँ देखिए रेलवे के ही लगाते हैं और कई यहाँ लगाना चाहिए था, कर्मचारी कई हो सकते हैं। ठीक है, रेलवे की नहीं बात हो रही है। तो राइट आंसर आपका क्या 3 हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कृतवाच्य का उदाहरण है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता, अध्यापक से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, कृतवाच्य, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, कृतवाच्य। ठीक है, अब ये कृतवाच्य यहाँ पे किसकी प्रधानता है, किसने पढ़ाया, अध्यापक ने, तो कर्ता की प्रधानता जब हो, कर्ता की प्रधानता हो तो उसे क्या बोलेंगे, कृतवाच्य। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। ठीक है, कर्ता की इसमें वो है प्रधानता। बाकी अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है, संरचना की दृष्टि से वाक्य है। ठीक है, आपको पहचानना है कि संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त या आज्ञाकारक। तो ये क्या है, मिश्र। यह वही लड़का है, पहचान बताइए, वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल रहता है। वाक्यों के ऊपर प्लेलिस्ट से आप पूरी वीडियो देख ले, नए स्टूडेंट्स हैं तो डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं तो यहाँ थोड़ा ही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य अगर बताई जाए तो जिन वाक्यों में एक तो प्रधान वाक्य हो अन्य उस पर आश्रित हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में, जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है, यह वही लड़का है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जो लड़का कमरे में बैठा हुआ है मेरा भाई है। ठीक है, इस तरह से। और बाकी आपको पता ही है सरल वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त और आज्ञाकार। ठीक है, साधारण वाक्य कौन से होते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये एक साधारण वाक्य है। संयुक्त में आपको दिखता है और वगैरह इस तरह से दिखता है, और, क्योंकि, चूंकि, किंतु, परंतु, इस तरह के जो शब्द दिखते हैं वो संयुक्त होते हैं। राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन में गए, तो यहाँ पे क्या है, और है, तो ये संयुक्त है। आज्ञावाचक, अभी बताया किसी में आज्ञा दे रहे हो, तुम चुपचाप वीडियो देखो चुपचाप वीडियो देखो, तो ये आज्ञा हो गए, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, इसमें आपको आज्ञा दी जा रही है किसी काम को करने की। निम्न में से सरल वाक्य नहीं है, नहीं पूछा है। विद्यार्थी रसोई में जा रहे थे, बंदर पेड़ पर कूद रहे थे, उसके घर में पानी आ गया, भूख लगी है तो खाना ला दो, तो ये सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सरल हैं। भूख लगी है तो खाना ला दो, ये वाक्य सरल वाक्य नहीं है। क्यों, तो आया, तो, किंतु, परंतु, इसलिए ये किस में आते हैं, ये संयुक्त वाक्य में आते हैं। किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं। ठीक है, अगर तो वो इस तरह के आपको सब दिखते हैं, तो ये विद्यार्थी रसोई में जा रहे हैं सरल वाक्य है। ठीक है, ये सरल वाक्य। बंदर पेड़ पे कूद रहे हैं सरल वाक्य है। ठीक है, उसके घर में पानी आ गया, ये भी सरल वाक्य है। और आपसे क्वेश्चन नोट पूछ रहा है तो नोट आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, को पता ही है वाक्य क्या, शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसपे कोई भाव या अर्थ प्रकट हो तो उसे क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, हम रचना की दृष्टि से अगर आपसे कोई पूछ ले कि रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं वाक्य के, रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र।
संयुक्त और मिश्र, ये रचना की दृष्टि से होते हैं। ठीक है, रचना, रचना में तीन ऐसे जोड़ लेना, रा एक दो ये तीन, तीन कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये पूछ रहा वाक्य कौन सा है। देखिए बार बार ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग हो जाता है कि प्लेलिस्ट से आप पुरानी वीडियो निकाल ले, लेकिन मुझे ये बताना पड़ता है कि कई बार कुछ स्टूडेंट्स न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि आप चैनल में जाएं और प्लेलिस्ट से वीडियो देख के वहां डिटेल में बताया। एक क्वेश्चन मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ से बात करूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये क्या संदेहवाचक है, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या विस्मयवादी? तो ये आपकी इच्छा है, तो इच्छा ही तो है आपकी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस तरह का कुछ भी आप बोलते हैं तो वो इच्छा होती है। ठीक है, संदेह में तो आपको संदेह होता है कि काम होगा या नहीं। ठीक है, और आज्ञावाचक में आप आज्ञा दे देते हो कि तुम अंदर जाओ, इस तरह का, तुम अंदर जाओ, कल शायद बारिश हो, कल शायद बारिश हो, बारिश हो, तो आप पहले ही संदेह कर रहे हो। वो पढ़ रहा होगा, शायद वो पढ़ रहा होगा, इस तरह के, शायद वह पढ़ रहा होगा, आप सोच रहे हो, तो ये संदेहवाचक है। आज्ञा में तुम अंदर जाओ, इस तरह की आपने आज्ञा दे दी। विस्मयवादी में देखिए, ये तो सबसे आसान है, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, आहा या हे राम। ठीक है, किसी को संबोधक करते हो आप पहले फीलिंग के साथ, गुस्सा होके, आहा मैं मैच जीत गया, इस तरह से आप बोलते हो। खुश होके, दुख होके, भावों को बताते हो, तो वो विषयादि बोधक होता है। ठीक है, बाकी डिटेल आप प्ले से पढ़ ही सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है। सगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हो? अनुष्का अपना कमरा साफ करो, अरे यह क्या हो गया? तो देखिए विधानवाचक कौन सा होता है? विधानवाचक ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के होने का बोध हो, कोई काम हो रहा है, बस आपको ये पता चल रहा है कि किसी काम के होने का बोध हो, आप पहचान सकते हो किसी काम के होने का बोध हो, तो ऐसी बातों को विधानवाचक बोल। सगुन मेरी सहेली है, ठीक है, वो आपकी सहेली है, यही आपका राइट आंसर है। आप कहाँ जा रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो प्रश्नवाचक हुआ, प्रश्न पूछ रहे हो ना आप तो। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, आज्ञा दे रहे हो उसे, आज्ञावाचक हो गया ना। अरे ये क्या, अरे ये एक्सक्लेमेटरी, विस्मय, विस्मय आदि बोधक बताया अभी आपको मैंने। ठीक है, वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं? इससे पहले मैंने भी आपको बताया कितने माने जाते हैं वाक्य के। देखिए चार, एक दो तीन, यहाँ वाक्य के कितने अंग पूछे हैं, तो राइट आंसर क्या होता है? दो। तो दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य, ठीक है, वाक्य के, और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके विषय में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है। और फिर विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, उसे फिर विधेय कहते हैं। वाक्य क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले वाक्य, तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम है, शब्दों से मिलकर ही तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, अब जैसे एक शब्द बताती हूँ मैं, रोहन, वाक्य बनाती हूँ, रोहन कलकत्ता में रहता है, कलकत्ता में रहता है। जरा बताइए इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है? देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? जिसके बारे विषय में कुछ कहा जाए, किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, आपके, मेरे या रोहन के? तो रोहन के बारे में, तो ये रोहन क्या है? यहाँ उद्देश्य है। और ये पीछे की सारी लाइन उद्देश्य के, जिसके, देखो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, उद्देश्य जब रोहन है, रोहन के बारे में जो भी बात कही जा रही है वो कलकत्ता में रहता है, तो ये सारा क्या है? ये विधेय होता है। इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट और प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्ट, ठीक है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो सब्जेक्ट कौन है? रोहन, और जो पूरी लाइन क्लियर है आपकी, उसे प्रिडिक्ट, कि कलकत्ता में रहता है। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है।
सरल वाक्य, विधि वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्न वाक्य। तो राइट आंसर क्या है? सरल वाक्य। यहाँ अर्थ के आधार पे पूछा है बेटा, वहां रचना के आधार पे था ये, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के, ठीक है, कौन से भेद नहीं है? सरल वाक्य नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं बेटा, 8, ठीक है। विधानवाचक, विधानवाचक होता है। निषेधवाचक होता है, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक है, जिसमें प्रश्न किया जाए, ठीक है। प्रश्नवाचक है। या फिर आपसे आज्ञावाचक है, आज्ञा दी जाए आपको, आज्ञावाचक। अभी बताया विस्मयादि बोधक वाचक, ठीक है। और किसी के लिए आप इच्छा भी मांग सकते हो, इच्छावाचक भी हो जाएगा। संकेत भी कर रहे हो तो संकेत वाचक हो जाएगा, यदि तुम ऐसा करते तो वैसा होता, ठीक है। संदेहवाचक, संदेह कर रहे हो तो संदेहवाचक। ये 8 है। कहा? यहाँ देखिए, विधि, ये विधान वाले को ही बोला है। निषेध, ठीक है ये भी अर्थ के आधार पे, ठीक है। और ये प्रश्न, प्रश्न भी है। तो सरल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो नहीं पूछा है आपसे, नहीं आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। रचना के आधार पर था सरल, रचना के आधार पर था सरल। सरल, मिश्र, संयुक्त, याद आया? ये रचना के आधार पर है। यहाँ अर्थ पूछा है, यहाँ इन छोटी छोटी चीजों से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए बेटा, अगर मैं वीडियो कुछ बना रही हूँ, आपकी तैयारी में योगदान कर पा रही हूँ, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, आपके पास आ जाए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं लगातार वीडियो ला पाऊं। क्योंकि मैं, देखिए, आप जानते ही हो कि कॉमर्स लेक्चरर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, स्कूल में भी पढ़ाना होता है, उसके बाद ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ। और बचा कुचा टाइम जो बचता है, उसमें से एक वीडियो डाल देती हूँ, ताकि मेरी नॉलेज आप तक पहुंच सके, और आप भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट मुझे लिखते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि जो मैं ये इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, क्या वो सफल हो रही है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।